ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 38119 ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 53190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰਗ ਮਨੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੀ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜਾ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੀੜਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜੇ आम आदमी पार्टी के एक और विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सितंबर के महीने से वो भागे हुए थे और अब जानकारी आ रही है कि ग्वालियर से पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब हैं। कंग साहब, ये एक जो नया मामला है पठान माजरा वाला, उसको किस तरह? देखिए, नया मामला नहीं है, ऑलरेडी वो तो प्रोक्लेम ऑफेंडर वो थे। तो मुझे लगता है कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कानून अपने हाथ में लेगा, कानूनी कार्रवाई तो उस पर होगी। तो मुझे नहीं लगता कोई नई बात है। वो तो ऑलरेडी बड़ा पुराना केस है उन पे, और वो बाहर थे। अब जैसे ही मुझे लगता है पुलिस ने अपना काम किया है, आगे देखते हैं कचहरियाँ उसको क्या करती हैं। देखिए, अल्टीमेटली तो एविडेंस क्या है और कोर्ट का फैसला क्या है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी कानून अपना काम कर रहा है। एक और सवाल आपसे पूछूंगा। लालजीत भुल्लर को भी 5 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूरा विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब लोग, की मान सरकार में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, बलात्कार के चार्जेस हैं, मर्डर के चार्जेस हैं। तो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट्स। देखिए, जो लालजीत भुल्लर पे एलिगेशन है वो तो मुझे नहीं लगता माफ़ करने योग है। और उस परिवार की जो कमी है, उस जो गगनदीप रंधावा जी चले गए दुनिया छोड़ के, वो तो पूरी हो ही नहीं सकती। और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट और दुखद है, और इससे बड़ा नुकसान परिवार के लिए कुछ हो नहीं सकता। अगर बतौर मिनिस्टर उन्होंने इस तरीके से मिसयूज़ ऑफ पावर किया है, आदमी को अब सुसाइड करने को मजबूर किया है, तो मुझे लगता है कानून के हिसाब से उनको सख्त सज़ा भी मिलेगी। और हमने तो कोई लिहाज नहीं किया। फ्रॉम द फर्स्ट डे ही मान साहब ने उनका रिजाइन भी लिया है, पर्चा भी दर्ज हुआ है, और होना भी चाहिए था, बनता भी था, और उनको अरेस्ट भी हो गए। लेकिन मुझे लगता है आगे तो अब हमें जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उस पर फैसला छोड़ना चाहिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जो बहुत ही दुखद और अनफॉर्चुनेट घटना गगनदीप रंधावा जी वाली हुई है, और जो एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर इस दुनिया से, वो भरपाई तो नहीं हो सकती। छवि को भी इस तरह से डेंट पड़ता है जब कोई कैबिनेट मिनिस्टर या एक MLA या एक कोई सांसद जब इस तरह की घटनाओं में। ये ऑब्वियस जी बात है। अब मैं इसको कह दूं भी नहीं पड़ता, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भी जो मिनिस्टर था लगातार सरकार का, अगर उस पर ऐसे गंभीर इल्जाम है तो स्वाभाविक तौर पर उसका असर पार्टी सरकार पे पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है इसके साथ साथ ये एग्जाम्पल भी पहली बार सेट हुआ है। अभी अपने मंत्री को FIR भी हुई है और अरेस्ट भी हुआ है, मिनिस्ट्री भी छोड़नी पड़ी है उसको, तो कार्रवाई भी हुई। ऐसा नहीं कि उसको बचाने की कोशिश नहीं हुई। पहले हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ उस समय की सरकारों ने अपने लोगों को बचाने की कोशिश भी की है, लेकिन मान साहब ने इस तरीके का कोई जो ढील नहीं दी। कंग साहब, एक सवाल। अब से कुछ देर पहले सुनील जाखड़ साहब ने एक बड़ा खुलासा किया है, और वो कह रहे हैं कि मैं नाम का खुलासा भी करूंगा, कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस के एक बड़े नेता को धमकी दी, और वो ये कह रहे हैं कि
जिस बड़े नेता को धमकी दी गई उसके नाम का खुलासा मैं कुछ देर में करूंगा। तो इस तरह की बात को किस तरह की धमकी दी गई, क्या धमकी दी गई? तो ये तो फिर वो बताएं ना, क्या धमकी दी, किसको दी, तो फिर ऐसे तो मुझे लगता है क्या इस पर एक्ट कर सकते हैं। एक सवाल आपसे, कल आपने संसद के अंदर एक बड़ा मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा। आज ये भी जानकारी आ रही है कि पश्चिम एशिया के मुद्दे पे, वेस्ट एशिया में जो चल रहा है, जंग के हालात हैं, उसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी। आपको वाकई लग रहा है कि एकदम अब जो है, हालांकि प्रधानमंत्री ने राज्यसभा लोकसभा दोनों में अपनी बात रखी है, और वो भी ये कह रहे हैं कि इस देश को गंभीर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, कोविड की तरह खतरा। देखिए, मैंने हमेशा गंभीर राजनीति की है, जो बुनियादी मुद्दों मैं उस पर ही बात करता हूँ। कल भी मैंने जो फाइनेंस बिल पे डिस्कशन हो रही थी, तो एक तरफ तो सरकार दावे कर रही है कि हम आर्थिक तौर पर पहली 5 जो अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में उसमें आ गए। तो मैंने कहा आप आ गए हो, लेकिन जो गरीबी, जो पर कैपिटा इनकम है, उसमें तो हम 142वें स्थान पे हैं दुनिया में। तो हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ आप कहते हो कि 30% जो अनाज है पंजाब गोदाम, वो पंजाब भरता है, और आरडीएफ आप पिछले 3 साल से 8,500 करोड़ रोक रखा है। मुंबई कराची का आप व्यापार करा रहे हो, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा के मुंबई कराची का व्यापार कर रहा है, तो बाघा बॉर्डर क्यों बंद है भाई? तो मैंने कहा आप बाघा बॉर्डर क्यों नहीं खोल रहे? उससे पंजाब अकेले का फायदा नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया का फायदा है। तो ये एक ऐसी पॉलिटिक्स है जो इस तरीके की अर्थचारा और सोशल मीडिया के राही बनाया जा रहा है, जिसमें, और देखिए, ये कहते थे डॉलर आज 90 पार कर गया है, ये कहते थे तेल की कीमतों पे रोक लगेगी, 60 आज से 10 साल पहले जो 60 रुपए लीटर था वो 120 रुपए लीटर हो गया है। तो कहाँ है अर्थव्यवस्था स्टेबल हुई है, कहाँ? लेकिन देखिए, ईरान जैसा मुल्क जो हमारा पुराना अलाई है, उसके भी हम खिलाफ खड़े दिख रहे हैं दुनिया में। फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल हुई है, इकोनॉमिकली हमको नुकसान हुआ है, और आने वाले समय में जो मुश्किलें आम गरीब साधारण आदमी इस देश का फेस करेगा, और मैं बिल्कुल कोट भी कर रहा हूं, जो मनीष तिवारी जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि अभी तो इलेक्शंस हैं विधानसभाओं के, इसके कारण तेल की कीमतों ना चाह के भी नहीं बढ़ा रही, और चाह के भी नहीं बढ़ा रहे, और आप देखना जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे तो तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी। और अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबको, सब लोग तो पहले से ही साथ दे रहे हैं, आपकी नीयत में खोट है। एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा अमेरिका और ईरान के बीच में, भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक विफलता? तो इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है? ये देश के इतिहास में ये भी पहली बार ही हो रहा है 75 साल में। जो मुल्क फाइनेंशियली खत्म हो चुका है, जिसमें डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं बची, जो हर रोज इंटरनल टेररिज्म से लड़ाई लड़ रहा है, और वहाँ बदहाली में लोग, गरीबी में, हर तरीके से, और वो मुल्क अब मध्यस्थता कर रहा है, और हम बाहर बैठ के तमाशा देख रहे हैं, और अपनी और हम घाटे खा रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान के छोड़िए आप, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जो नेचुरल एलाई थे हमारे, वो भी हमारे साथ नहीं है। तो इससे बड़ी विफलता फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या हो सकती है, जो मोदी जी की सरकार ने दिखाई है। धन्यवाद। मलविंदर सिंह कंग साहब साफ तौर से कहते हुए कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की ये कूटनीतिक विफलता है। कैमरा फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा।